तो पहले ही बार में जिस अंदाज में माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने सवालों की झड़ी सरकार से लगा दी, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, बुनकर साथियों के लिए, तो आखिरकार हम समाजवादी अगर पिछड़ी जात के केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उनके जोगी से संबंध अच्छे नहीं हैं, जोगी के रहते हुए पिछड़ी जात के लोगों को हक नहीं मिल रहा है, उनका विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार केशव जी अगर सक्रिय हैं तो आएँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। कि भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई में जो विकास का काम उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए, वह काम प्रभावित हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर नौकरशाही हावी है, मनमानापन अधिकारियों में आ गया है और जनता उनके भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। भूपेंद्र यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को कोट करते हुए कहा कि नेताजी कहते थे कि चुनाव में या जनता के बीच में आप जाकर के अगर कोई वायदा करते हैं और अगर उन वादों को आप पूरा नहीं करते तो ये भी एक भ्रष्टाचार है, ये नेताजी कहते थे। इसको लेकर के वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए। आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को उनके ही दल के लोग घेरेबंदी कर रहे हैं, रोजगार के सवाल पर, पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी के सवाल पर, मुसलमान भाइयों के साथ होने वाले उत्पीड़न के सवाल पर, जिस तरीके से उनके दल के लोग घेरेबंदी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में आपस में एक दूसरे से मनमुटाव है और सब लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में व्यस्त हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में एक देसी कहावत है, इसलिए कि बड़ी कहावत कहा करते हैं वो, जहाँ गए डहार आने वहाँ पड़ल पाथर पानी। पुराने साथी रहे आपके? जहाँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे वहाँ वहाँ इसी तरह का माहौल वो खड़ा करेंगे। बड़ा हल्ला किया था उन्होंने घोसी को चुनाव जीतने के लिए, और घोसी के चुनाव पर जितना बढ़ बढ़ करके वो बोलते थे, राजनीति में रहते हुए नैतिकता और व्यवहार ठीक ठाक रखना चाहिए व्यक्ति को। साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि देश की संसद में इस वक्त खूब धूम धड़ाका हो रहा है। खूब जम करके विपक्ष के नेता अपने सवालों को रख रहे हैं, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और जनता भी जब उन सारी वीडियोज़ को देख रही है तो सबके अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बहरहाल विधायक जी से हम लोग कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार यूपी विधानसभा में मानसून सत्र में क्या होने जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने देखा कोई वीडियो किसी नेता का स्पीच वगैरह जो संसद में इस वक्त चल रहा है? संसद में चलने वाली बहस का अधिकतर हिस्सा मैं देखता रहता हूँ। उसमें भी जो समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद लोग हैं, जिस तरीके से जनता के सवालों को लोकसभा के पटल पर रखने का काम करते हैं, तो एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण और मैं भी देखता हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारे नेतागण जनता से जुड़े सवालों को बखूबी पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। जैसे अभी परसों से हमारे जनपद में बड़ी चर्चा है, माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने, जो आजमगढ़ के सांसद हैं जी, जिस तरीके से अपनी बातों को बहुत ही मजबूती और शानदार तरीके से कह लीजिए संसद में अपनी बात को रखा। मुझे लगता है कि आजमगढ़ के सब लोग, जिन लोगों ने उन्हें सांसद बनाने में भूमिका अदा की, वो लोग भी जी, जो लोग उनसे सहमत नहीं हो पा रहे थे वो लोग भी, सब लोगों ने एक सांसद के रूप में धर्मेंद्र जी की सराहना की जी। तो हमें भी प्रसन्नता होती है कि हमारे नेता का या हमारे सांसद का सब लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और इस मामले में एक चीज़ और आपको बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो जहां कहीं भी चुनावी जनसभाएं आयोजित की जाती थी, धर्मेंद्र यादव जी एक बात बहुत साफ साफ शब्दों में कहा करते थे कि आजमगढ़ के लोगों, अगर मुझे आपने सांसद चुना तो किसी मौके पर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वह हर मौका जहां मुझे पहुंचने का अवसर मिलेगा आजमगढ़ पहुंचेगा और आजमगढ़ के किसानों के संदर्भ में,
बुनकर भाइयों के संदर्भ में, नौजवानों और विद्यार्थियों के संदर्भ में, मजदूरों के संबंध में, पिछड़ी जात के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, इनके हक की लड़ाई हर जगह मैं लड़ने का काम करूंगा। और मुझे सांसद बनाओ। मैं अगर सांसद बना तो आजमगढ़ का नाम पार्लियामेंट में रोशन करने का काम करूंगा। तो पहले ही बार में जिस अंदाज में माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने सवालों की झड़ी सरकार से लगा दी, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, बुनकर साथियों के लिए, एक शेर दिल आदमी हैं और जितनी मजबूती से उन्होंने रखा, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको बीच में रोकते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल भी है मेरा, कि उन्होंने, धर्मेंद्र यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को कोट करते हुए कहा कि नेताजी कहते थे कि चुनाव में या जनता के बीच में आप जाकर के अगर कोई वायदा करते हैं और अगर उन वादों को आप पूरा नहीं करते तो ये भी एक भ्रष्टाचार है, ये नेताजी कहते थे। इसको लेकर के वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए। आप क्या कहते हैं इस पर? नेताजी जब कभी भी अवसर मिलता था हम लोगों को उनके सामने बैठने का, तो वो गुरु की मुद्रा में होते थे और हमेशा एक बात कहते थे कि जनता से वादा खिलाफी भी एक नैतिक भ्रष्टाचार है और तुम्हें राजनीति में अगर आगे बढ़ना है, समाजवादी में हो, तो कभी भी जनता से किए हुए वादों को भूलना मत, मुकरना मत। जब भी अवसर मिले जो वादा किए उसको पूरा करना। तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी उन्हीं के परिवार के हैं और समाजवादी परंपरा के नेता हैं, तो आजमगढ़ के लोगों से किया हुआ वादा उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है कि सब लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया और मैं तो इसी का पक्षधर हूँ कि जो बातें सार्वजनिक स्थल पर कही जाएँ उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ मुलायम सिंह यादव जी का तेवर धर्मेंद्र यादव में नजर आता है? अब इसको पूछने की बात नहीं है वसीम भाई। नेताजी का तेवर तो नेताजी के परिवार के लोगों में है ही है, लेकिन नेताजी द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, जो संघर्ष का अनुभव समाजवादियों में है, वो सब नेताजी की देन है। मुलायम सिंह यादव कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन हर समाजवादी के अंदर उनका अक्स दिखाई दे, ये हम लोग प्रयास करते हैं। और माननीय धर्मेंद्र यादव जी हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या उनके परिवार के दूसरे लोग हों या उनके साथ काम करने वाले जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सारे लोगों में नेताजी की लड़ाई का अनुभव, नेताजी का अक्स, नेताजी की छाया दिखाई देती है। यह समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। आजमगढ़ के एक और सांसद हैं दरोगा प्रसाद सरोज, लालगंज के। उनका भी स्पीच काफ़ी वायरल हो रहा है कि सुनने की आदत डाल लो। वो सत्ता पक्ष के नेताओं को हड़काते हुए कहते हैं कि सुनने की आदत डाल लो। इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी तीसरी बार संसद में पहुंचे हैं। पहली बार भी जब ये गए थे जी। तो लोगों को याद होगा महिला बिल के सवाल पर जो समाजवादी पार्टी की समझ थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उस आरक्षण के अंतर्गत भी पिछड़ी जाति का, दलित समाज का जो आरक्षण का कोटा है सुनिश्चित कराया जाए, यह महिला बिल में शामिल किया जाए। इस सवाल को लेकर के दरोगा सरोज ने अपने तेवर में बनी लड़ाई लड़ी थी। तो आज तक सबको वो चीज़ें याद हैं। और दरोगा सरोज भी बड़े संघर्ष पुरुष हैं और काफ़ी सीनियर हैं और नेताजी के साथ में रह के उन्होंने काम किया है। तो नेताजी से उनकी शिक्षा दीक्षा रही है। बड़े अच्छे और बड़े जुझारू तेवर के नेता हैं। जनता भी इसको मानती है कि दरोगा सरोज जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे सांसद जनता के हक की लड़ाई सदन के अंदर इस तरह से रखते हैं कि जनता पसंद करती है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। चलिए, यूपी का भी मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है। उससे पहले जो सरकार में खींचतान दिखी केशव प्रसाद मौर्य में, ब्रजेश पाठक में और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में तमाम खींचतान देखी गई। और जो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, संजय निषाद, ये लोग योगी जी से कटे कटे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पे ऐसी बातें आ रही। हालांकि आज उन्होंने मुलाकात किया है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और यूपी का जो मानसून सत्र है वो कैसा होने वाला है इस बार? पहली बात तो यूपी का मानसून सत्र पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हंगामेदार होगा और यह एक ऐसा विधानसभा सत्र चलेगा जिसमें सत्ता पक्ष मायूसी और हताशा का शिकार है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को उनके ही दल के लोग घेरेबंदी कर रहे हैं रोजगार के सवाल पर, पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी के सवाल पर, मुसलमान भाइयों के साथ होने वाले
उत्पीड़न के सवाल पर जिस तरीके से उनके दल के लोग घेरेबंदी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में आपस में एक दूसरे से मनमुटाव है और सब लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में व्यस्त हैं। इन सब चीज़ों से लगता है कि इस बार का जो विधानसभा का सत्र होगा वो मुख्यमंत्री को काफ़ी जवाबदेही बनेगी और हंगामेदार सत्र होगा। बार बार बीच बीच में अखिलेश यादव जी की तरफ से मानसून सत्र वाला ऑफर भी आता है और मानसून सत्र भी चलने वाला है, तो कुछ ये ऑफर कुछ असर दिखा रहा है कहीं पे? देखिए, मामला तो अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है, उस पर हमारा कोई बहुत कमेंट नहीं है। ऑफर आप लोगों की तरफ से आया है? ऑफर इसलिए है कि केशव प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पिछड़ी जात के कल्याण की बात करते हैं। पार्टी वो पिछड़ी जात का हमदर्द बनने का खेल करते हैं, तमाशा बनाते हैं और बार बार समाजवादियों को कोट करते हैं। तो आखिरकार हम समाजवादी अगर पिछड़ी जात के केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उनके जोगी से संबंध अच्छे नहीं हैं, जोगी के रहते हुए पिछड़ी जात के लोगों को हक नहीं मिल रहा है, उनका विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार केशव जी अगर सक्रिय हैं तो आएँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। तो मानसून सत्र चल रहा है, केशव प्रसाद जी को अपनी कोशिश करनी चाहिए। अब कितना कर ले जाते हैं वो जाने। और उनके दूसरे साथी ओम प्रकाश राजभर भी लगे हैं, तो दोनों नेता क्या कर लेते हैं ये मानसून सत्र में दिखाई देगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक तो अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे आजमगढ़ में, तो उनको भी इस बैठक में शामिल होना था, तो राजभर जी वहाँ तो नहीं आते। हाँ, वो केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जरूर जाते हैं मिलने के लिए, और बाकायदा आजकल जो भी नेता दूर दराज से भी जाके मिल रहा है, चाहे कोई विधायक हो कहीं का भी, केशव मौर्य जी से मिल रहा है तो बाकायदा उस फोटो को अपलोड किया जा रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और योगी जी की मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर का आना किस बात का संकेत है? ओम प्रकाश राजभर के बारे में एक देसी कहावत है, इसलिए कि बड़ी कहावत कहा करते हैं वो, जहाँ गए डहार आनी वहाँ पड़ल पाथर पानी। पुराने साथी रहे आपके? जहाँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे वहाँ वहाँ इसी तरह का माहौल वो खड़ा करेंगे। बड़ा हल्ला किया था उन्होंने घोसी को चुनाव जीतने के लिए, और घोसी के चुनाव पर जितना बढ़ बढ़ करके वो बोलते थे, राजनीति में रहते हुए नैतिकता और व्यवहार ठीक ठाक रखना चाहिए व्यक्ति को। हमारा हिंदी साहित्य या हमारी बोल भाषा जो है, आलोचना करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह की भाषा ओम प्रकाश राजभर इस्तेमाल कर रहे थे, घोसी की महान जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। तो वो भी हताश हैं बेचारे कि जा कर के समझौता भी किए और सीट भी हार गए। अब हो सकता है कुछ अलग से चाहते हों, पेट में उनके दर्द होती होगी, तो केशव प्रसाद जी से मिल कर के अपना कुछ गुल खिलाने के चक्कर में होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ हासिल होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई में जो विकास का काम उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए, वह काम प्रभावित हो रहा है। और पूरे प्रदेश के अंदर नौकरशाही हावी है, मनमानापन अधिकारियों में आ गया है और जनता उनके भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है, जनता उत्पीड़न का शिकार हो रही है। जनता का काम सरकार में नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री और संतरी आपस में एक दूसरे से को छोटा करने में, एक दूसरे की लड़ाई में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। और अधिकारियों को पूरा मौका मिला है जनता को तबाह बर्बाद करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए। इस समय जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर है, शायद ही पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश में हो। तो इन सब चीज़ों का, उनकी लड़ाइयों का असर जनता को झेलना पड़ रहा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने विधायक जी उन सारी चीज़ों पे भी आपकी नज़र होगी जो अभी कांवड़ यात्रा के जो रास्ते में पड़ने वाले जो ढाबे या होटल जो भी थे, उस पर नेम प्लेट लगाने का जो विवाद था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उसके बाद अभी कल गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर जी आए थे और उन्होंने एक और बयान दे करके पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने घरों से निकलना चाहिए और शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? वसीम भाई, एक चीज़ तो मेरे बारे में आप भी मानेंगे कि मैं सेकुलर और डेमोक्रेटिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ
और मैं समाजवादी पार्टी में इसीलिए हूँ कि हमारी पार्टी सेकुलर है, समाजवादी विचारधारा की है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सेकुलर होना एक कठिन काम है बनिस्बत फिरका परस्त होने के। मैंने आपसे कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने नेताओं से परेशान हैं और आपसी लड़ाई में मुख्यमंत्री जी काफ़ी हताश और निराश हैं। अब वो जो भी काम करेंगे सारी चीज़ों में हिंदू मुसलमान जरूर बनाएंगे। कांवड़ यात्रा बहुत दिनों से निकलती है। जो भी हिंदू रीति रिवाज में विश्वास करने वाले लोग हैं, परंपरागत ढंग से लोग जाते हैं और शिव के भक्त हैं, जल चढ़ाते हैं, वापस आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहीं से आज तक कभी भी इस यात्रा में हिंदू मुसलमान जैसा पुट दिखाई नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, सरकार में बैठे हुए लोग अगर फिरकापरस्ती पैदा करेंगे तो देश में शांति और अमन नहीं रह सकता है। सरकार के तरफ से पहल की गई कि दुकानों पर लिखा जाए कि कौन व्यक्ति किस जात का, किस धर्म का है। हम जिस देश में रहते हैं, ये गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। मुसलमान भाई भी जानता है कि अपने त्योहारों पर हिंदू लोग मीट मांस का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं खाते पीते। वो लोग जानते हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा के लोग जा रहे हैं, इनको किस तरह का भोजन चाहिए, किस तरह की इनकी सेवा करनी चाहिए, किस तरह का फल चाहिए, वो भी जानते हैं। और उसमें पड़ने वाली जो दुकानें हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आ रही हैं, किसी नए व्यक्ति ने उसमें दुकान नहीं बनाई है। तो सबको जानकारी है कि कांवड़ यात्रा के साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हाँ, सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया कि इस यात्रा में भी हिंदू मुसलमान का गेम किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जो मौके पर इस तरह की विचारों का या इस तरह की घटनाओं को पनपने देने से पहले ही दबा देता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनका मंसूबा नहीं पूरा हो पाया। राजभर जी वाले बयान पे जो मुस्लिम भी अपने घर से निकले और जाकर शिवलिंग पे, हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जाहिर सी बात है कि उसका साया उनके ऊपर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। वरना उन्हें मुसलमान भाइयों को कहने की क्या जरूरत है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। मुसलमान भाई अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने रीति रिवाज से अपना त्यौहार मनाएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम उस देश के रहने वाले हैं। आप अपने धर्म के मुताबिक व्यवहार करो, हम अपने धर्म के मुताबिक व्यवहार करें। कहीं कोई धर्म दूसरे धर्म में अड़ंगेबाजी नहीं करता, ना नफरत पैदा करने का काम करता है। ये तो जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं उनका काम है। ओम प्रकाश राजभर को इस तरह की ज़बान नहीं बोलना चाहिए। मुसलमान भाई क्यों शिवलिंग पर जाएंगे? वो अपने तीर्थ यात्राओं पर जाएं, अपना हज करें। हर कोई अपना अपना करे, है ना? सब लोग अपना अपना करें, किसी को कोई मनाही नहीं है। इसीलिए तो हिंदुस्तान है, इसीलिए तो इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, इसीलिए तो इसको लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। सब लोग अपना अपना अपने अपने ढंग से जीवन निर्वाह। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को अपने तरीके से फॉलो करे, माने, उसकी परंपराओं को, उसकी रीति नीति को निभाए। आप मानसून सत्र में भाग लेने जा रहे हैं, तो अपनी विधानसभा की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस बार आप विधानसभा में उठाएंगे? इस बार के विधानसभा सत्र में मेरे तमाम सवाल जो लगे हैं, रोजगार सेवकों के लिए, अग्निवीर के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, ग्राम पंचायतों को बजट दिए जाने के लिए, या समाजवादी सरकार में बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, तमाम चीज़ों पर मेरे सवाल हैं। जाहिर सी बात है कि 4 दिन का सत्र है और 403 विधायक हैं जी। तो सबको मौका मिलना आसान नहीं है, लेकिन जितना भी मौका मिलेगा मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में सवाल उठाने का प्रयास करूंगा। जितना भी समय मिलेगा अपने क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। विधायक जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।